मेरे एक स्टूडेंट प्रशांत चाहर का मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। ये मुझसे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। एक्चुअली में हुआ ये है कि गुवाहाटी की हाई कोर्ट ने एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया उसको बेल दे दी, और बेल ये बोल के दे दी कि ये तो फ्यूचर एसेट है, एक टैलेंटेड इंडिविजुअल है। एक्चुअली में जो लड़का है वो आईआईटी गुवाहाटी में ही पढ़ता है, और इसकी एक जूनियर मतलब आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ने वाली एक लड़की ने अपने सीनियर के अगेंस्ट इल्ज़ाम लगाया है यहाँ पे रेप का, और उसके लिए केस चल रहा है। ये जो कामरूल रूरल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की एडिशनल सेशंस कोर्ट में इसके ऊपर केस चल रहा है। तो ओवरऑल इस केस के ऊपर सुनवाई वगैरह हो रखी थी, और उस बीच में जो लड़के के लॉयर थे उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में बेल की पिटीशन फाइल की, और यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज ने बेल पिटीशन को अप्रूव कर दिया, मतलब उस लड़के को बेल दे दी है। अब जब ये बेल दी गई तो उस समय पे जज साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या दिया कि ये लड़का और लड़की दोनों फ्यूचर एसेट्स हैं। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई, और इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मीडिया में कवर की जा रही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये केस सब जुडिस है, अभी भी इसके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जब तक जुडिशरी का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या हुआ। लड़की के अपने स्टेटमेंट्स हैं, लड़के के साइड के अपने स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको तय करने की ताकत जुडिशरी के पास है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ओवरऑल इस केस को इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि जो जज साहब ने स्टेटमेंट दे दिए कि दोनों लड़का और लड़की फ्यूचर एसेट्स हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़के के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा है, और जिसके ऊपर रेप जैसे क्राइम का इल्ज़ाम लग रहा है जो कि आप कह सकते हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको आप फ्यूचर एसेट बोल देते हो, किस हद तक सही है। अगर देखा जाए तो पिछले 1 से 2 सालों में ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब भी रेप की पिटीशन के ऊपर जब भी कोई बहस होती है तो अक्सर कर रेप विक्टिम से जज पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे जिसका तुमने रेप किया है। तो यहाँ पे फिर उस लड़की का विलिफिकेशन हो जाता है कि भाई एक तो उसके अगेंस्ट गलत हुआ, उसके बाद से जिसने गलत किया उससे से पूछा जा रहा है कि वो उससे शादी करेगा, वो लड़की खुद ही नहीं करनी चाहिए। तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के लिए अक्सर कर हमारी हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनाया जाता है। कुछ हद तक यहाँ पे जो पब्लिक रिएक्शन निकल के आ रहा है इस न्यूज़ के ऊपर, इससे भी यही पता चल रहा है कि जो जज साहब का स्टेटमेंट आ गया ना कि ये लड़का फ्यूचर एसेट है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया यहाँ पे। अब एक बार इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। घटना है 28 मार्च की। 28 मार्च की रात को इस लड़की ने बोला कि इस लड़के ने इसको शराब पिलाई और फोर्सिबली रेप किया। इस लड़के के अलावा 3 और लोगों के ऊपर नाम आया है, लेकिन उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही। लीगल प्रोसीडिंग केवल इस लड़के के ऊपर चल रही। नाम लिखा हुआ, बट मैं नाम लेना यहाँ पे सही नहीं समझता। लड़के का नाम लिखा है, लड़की का नाम लिखा है। लड़की का नाम तो टेक्निकली वैसे भी नहीं लिखा जाता है। रेप क्राइम जैसे केसेस में जो वुमेन विक्टिम होती है उसका नाम रिपोर्ट करना इलीगल है। तभी तो रिसेंटली राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गई थी कि एक रेप विक्टिम की फैमिली के साथ वो फोटो खिंचवा रहे थे। तो जो रेप विक्टिम्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी को ओवरऑल पब्लिक करना, दिस इज इलीगल। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। हालांकि यहाँ पे लड़के का नाम लिख रखा है, बट मैं वो भी नहीं बोल रहा, मैं लड़का और लड़की एड्रेस करूंगा केवल यहाँ पे। तो 28 मार्च को ये घटना हुई। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया लड़के के ऊपर, 3 और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन उन 3 और लोगों के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं। उनके लिए आईआईटी गुवाहाटी की एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है जो उनके अगेंस्ट जो भी एक्शन ले रही है वो ले रही है। लड़के के अगेंस्ट ऑब्वियस सी बात है, अभी गुवाहाटी ये जो कामरूप की एडिशनल सेशंस कोर्ट है वहाँ पे केस पेंडिंग है, अभी के लिए उसको बेल दे दी गई है। बेल देते वक्त यहाँ पे जज साहब ने एक बात और बोली है। जज साहब ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है इस केस की, इसलिए लड़के को और डिटेंशन में रखना सही नहीं है। अब आप समझिए कि सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। 28 मार्च को अगर कोई एक्टिविटी हुई है और उसके बाद उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई, जब कंप्लेंट फाइल की गई तो भाई फिर पुलिस आती है एक्शन में और पुलिस उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तब वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन शुरुआत में जब एफआईआर फाइल होगी तो उस एफआईआर के बेसिस पे या तो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी दे दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो लड़का है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं जुडिशियल कस्टडी में था, मतलब बेसिकली एक प्रकार की जेल ही होती है, वो जेल में बंद था। जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में आपको प्रॉपर जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस कस्टडी में आप पुलिस लॉकअप में थाने में बंद रहते हो। कभी कभी जगह नहीं होती तो वहाँ पे भी जेल भेज दिया जाता है। ठीक है ना। पुलिस कस्टडी मतलब आप पुलिस के अंदर हैं, जुडिशियल कस्टडी मतलब आप सीधे सीधे जुडिशरी के अंदर हैं। अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हो तो पुलिस आपसे पूछताछ जुडिशरी की परमिशन के बिना नहीं कर सकती। और पुलिस कस्टडी में हो तो पुलिस की कस्टडी में हो तो पुलिस तो वहाँ पूछताछ करेगी, बट जुडिशियल कस्टडी में हो तो फिर जुडिशरी की परमिशन के बिना पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। तो ये लड़का जुडिशियल कस्टडी में था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और अब पुलिस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट मतलब कि ओवरऑल पुलिस एक जत्था लेके आएगी जहां पे पुलिस बोलेगी कि हमने इन विटनेसेस को एग्जामिन किया है, हमारे हिसाब से केस ये है।
फिर जज साहब बैठेंगे, जज साहब लड़की का पक्ष भी सुनेंगे, लड़के का भी पक्ष भी सुनेंगे, दोनों तरफ के लॉयर्स की बात सुनेंगे, चार्जशीट में जो लिखा है वो सुनेंगे, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और फाइनली जुडिशरी अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस को होने से पहले ही यहाँ पे लड़के को बेल दे दी गई है और बेल देते वक्त ये बोल दिया गया कि ही इज अ फ्यूचर एसेट। बेल देते वक्त यहाँ पे जो भी आपके जज हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब इस लड़के को डिटेंशन में रखना सही नहीं है। तो अगर जज साहब ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो हो सकता है कि उस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन की कॉपी जज साहब ने पढ़ी हो और उसमें कुछ लड़के के फेवर में बात लिखी हो, इसलिए उन्होंने बेल दी हो। ये मैं सिर्फ एस्टिमेशन से कह रहा हूँ, एजम्पशन से कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है एक्चुअली में किस प्रकार से ऑपरेट करती हैं ग्राउंड लेवल पे। तो अगर जज साहब ने ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और उसको डिटेंशन में रखने की जरूरत नहीं है, इसको बेल दे दो, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उस इन्वेस्टिगेशन की एक कॉपी को जज साहब ने पढ़ा हो और उसके हिसाब से अपना माइंड बनाया हो बेल देने के लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जज साहब ने एक बात और बोली है कि कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट है जिसके अंदर ये केस पेंडिंग है, ये लड़का उसके ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ के बिना परमिशन के नहीं जा सकता। मतलब इस लड़के को इधर उधर जाने की परमिशन नहीं मिली, सिर्फ बेल मिली है। अगर इसको कहीं और जाना है तो जिस कोर्ट में इसके खिलाफ केस पेंडिंग है वहां से पूछ के जाना पड़ेगा। तो जब ये बेल मिली उसके बाद जो विक्टिम है, एलिज्ड विक्टिम है कि मतलब उनके खिलाफ गलत हुआ, उन्होंने बोला क्या इन द विक्टिम, इन्होंने ये बोला है कि भाई मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया। यहाँ पे जुडिशरी ये कैसे कह सकती है कि ही इज अ फ्यूचर एसेट। यहाँ पे जज ने फ्यूचर एसेट दोनों को बोला, लड़का लड़की दोनों को, बट लड़की का ये बोलना है कि व्हेन दिस गाय हैज रेप्ड मी, तो इसको फ्यूचर एसेट यहाँ पे कैसे बोला जा सकता है। तो बेसिकली दिस एक्चुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एथिक्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा केस है जहां पे जुडिशरी ने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है और डेफिनेटली इसके ऊपर एक एडिटोरियल एनालिसिस आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे लड़की ये बोल रही है कि भाई इसको ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना निकलने दिया जाए लोअर कोर्ट की, और अगर ये ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है तो इसका पासपोर्ट पकड़ के रख लीजिए क्योंकि ये देश छोड़ के भाग सकता है, इसके दोनों घर वाले बहुत अमीर हैं। ये सब बातें लड़की की सही हैं। ओवरऑल इन सब बातों पे ध्यान भी दिया जाएगा। 1 सितंबर को इसकी हियरिंग है। कामरूप जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एडिशनल सेशंस और जो उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे इसकी हियरिंग है 1 सितंबर को। वहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो पुलिस है अपनी चार्जशीट को यहाँ पे फाइल करेगी। तो दिस इज बेसिकली मेरा ये जो टारगेट था इस न्यूज़ को डिस्कस करने का, एक तो ये था कि ग्राउंड लेवल पर फंक्शनिंग कैसी होती है। कोर्ट में जब बेल के ऊपर बातचीत होती है तो वहाँ पे जज साहब किस हिसाब से बेल के ऊपर देते हैं। देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बहुत बड़ा पैमाना होती है एक जज के लिए डिसाइड करने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेल देनी है कि नहीं देनी। एक जज बैठा हुआ, सोचिए उसके सामने एकदम से केस आया तो वो केस को कैसे जानेगा, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे ही जानेगा ना भाई। जज ने अपने स्पाइस तो बैठा नहीं रखे हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जज साहब को इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि वो लड़के को फ्यूचर एसेट बोल रहे हैं जबकि उसके ऊपर रेप के इल्जाम लगे। अब देखिए हमारी जुडिशरी में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में जब तक इल्जाम प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप इनोसेंट हो, ये बात बिल्कुल सही है। बट फिर भी फ्यूचर एसेट बोलना अवॉइड किया जा सकता था, ये बात भी सच है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया था। इस मुद्दे के ऊपर अपना कोई व्यू पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर आप व्यू पॉइंट बना भी नहीं सकते हो। हमको नहीं पता है वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसमें एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ कर सकता है और वो है जज साहब जो इसकी सजा सुनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। तो एक अप्रोच कि कैसे ग्राउंड लेवल पे जुडिशरी और पुलिस काम करती है, बेल किस हिसाब से दी जाती है और जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आना क्यों ज़रूरी होता है ताकि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।